आप मुशायरों के स्टेज तक कैसे पहुँचे कि अगर बरेलवी हजरात आपको प्रोग्राम में बुलाएं बतौर नात मतलब नात ख्वां के तौर पे, तो क्या आप जाना पसंद करते हैं, इससे डिमांड वगैरह करके जाते हैं? और उस वक्त मेरे गुर्बत का दौर चल रहा था, उस वक्त मेरे पास थोड़ा पैसा था भी नहीं। डिबेट करता हूँ कि सज्जाद टेंशन मत ले, इंशाल्लाह किसी ना किसी तेरा भी नाम होगा। और मैंने बहुत गुर्बत का दौर देखा है। जिस वक्त मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो महीने का 500 रुपया हमको तकरीबन मिलता था। मैं उन तमाम लखीमपुर के जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं सबकी मैं इज्जत करता हूँ, सबका एहतराम करता हूँ। लिबास पे, आपकी दाढ़ी पे, आपकी टोपी पे सारी तनकीदें होती। सबसे ज्यादा नजराना किस प्रोग्राम में मिला? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आए हैं हज़रत मौलाना सज्जाद आज़म लखीमपुरी साहब के पास, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाअल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उनको बुलाया जाता है, प्रोग्राम के सिलसिले में उनके असफ़ार होते हैं, जिसे हम फेसबुक के ऊपर और पोस्टरों के अंदर लगातार देखते रहते हैं। तो हज़रत किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कुछ सवालात उनसे कर लिए जाएं बतौर इंटरव्यू, और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि जो लोग उनके तरीके से बनना चाह रहे हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, कैसे हालात रहे उनकी ज़िंदगी के, वो जब हमारे सामने आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक अमल करना आसान हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में आज सज्जाद आज़म लखीमपुरी साहब के पास हाजिरी हुई है। आप लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ये हैं हमारे सज्जाद आज़म भाई, माशाअल्लाह हमें छोटे भाई के तरीके से मानते हैं। मैंने एक मरतबा इनसे रिक्वेस्ट की कि हज़रत को सवालात करने इंटरव्यू की शक्ल में, हज़रत ने फ़ौरन इजाज़त दी कि आप आइए आराम से, और अभी माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तरीके से मेहमान नवाजी की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेहमान नवाजी का भी, और मुझे बुलाया अपने यहाँ पर, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले हज़रत मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बात को कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और कितनी तालीम हासिल की? सबसे पहले जी, मेरी जो बुनियादी तालीम हासिल हुई है जी, तो बुनियादी तालीम हमने सरज़मीन लहरपुर से हासिल की है। लहरपुर? जी, सरज़मीन लहरपुर मदरसा मदीनतुल उलूम। अच्छा अच्छा। अगर उससे पहले की बात करूं मैं तो हमारा ननिहाल है सरज़मीन ईसा नगर। अच्छा। तो ईसा नगर में एक मदरसा पढ़ता है अहयाउल उलूम। जी जी, हम भी उसके तालिब इल्म। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो हमारी और आपकी मादरे इल्मी एक ही है। जी जी। तो वहाँ मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब उस वक्त पढ़ाते थे, तो वही हमारे उस्ताद हैं। जी उसके बाद उन्होंने फिर हमारा एडमिशन करवा दिया लहरपुर में मदरसा मदीनतुल उलूम में। जी जी। तो यहाँ अरबी अव्वल से लेकर के तकरीबन अरबी दोम या सोम तक पढ़ाई किया हूँ। फिर उसके बाद फिर देवबंद चला गया हूँ मैं। तो आपकी फरागत हजरत कहाँ से है? हमारी फरागत दारुल उलूम वक्फ देवबंद से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आपको जो नात पढ़ने का शौक पैदा हुआ, ये कब से पैदा हुआ? इसका कुछ पस मंज़र? उसका पस मंज़र कोई ख़ास तो नहीं है। दरअसल मैं बहुत छोटा था। जी जी। तो छोटे से ही मेरी आवाज़ थोड़ी सी खूबसूरत थी, अच्छी थी। जी। आवाज़ के अंदर चाशनी थी। जब मैं पढ़ता था तो मतलब कुछ भी गुनगुनाता था तो घर वालों को बहुत अच्छा लगता था। जी। तो घर वाले कहते रहते थे कि कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ। तो जो उल्टा सीधा मुझे आता था वो मैं पढ़ता था, तो घर वाले खुश होते थे। तो जो भी ज़ुबान के ऊपर आ जाता था वो मतलब जो मैं गाता था तो लोगों को अच्छा लगता था। फिर घर वालों ने सोचा कि बच्चे की आवाज़ अच्छी है तो इनका मदरसे में दाखिला करवा देते हैं। अच्छा। तो मदरसे में मेरा दाखिला हो गया। फिर वहाँ गया तो मतलब जो है गाता रहता था, नाते पाक पढ़ता रहता था। तो धीरे धीरे बचपन से शौक है इस चीज़ हाँ, का? बचपन से ही मुझे शौक था नाते पाक पढ़ने का, और बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तख्लीकी जहन था। हाँ। तो मतलब कुछ ऐसे ख्यालात थे हमारे। अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपके बहुत सारे कलाम हैं, कई कई लाख उसके ऊपर व्यूज़ हैं, तो मुशायरा मीडिया, जिन कौन कौन सी मीडिया हैं फेमस मीडिया, उनके ऊपर आपके पड़े हुए हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है चैनल वालों को। जी। तो लोग ये जानना चाहते हैं ऑडियंस, क्या आपका कोई पर्सनल चैनल है? हाँ, मेरा एक पर्सनल चैनल है सज्जाद आज़म लखीमपुरी ऑफिशियल। जी, यूट्यूब पर ही है जी। लेकिन मैं इस चैनल के ऊपर मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। दरअसल हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, बहुत बिज़ी लाइफ है, तो थोड़ा सा चैनल के ऊपर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारा चैनल है तो उस पर हजरत कीजिए काम इंशाअल्लाह। खुद का आपका रहेगा, खुद आपके कलाम, खुद आपकी आवाज़, खुद उसमें फिर और मज़ा आएगा। मेरी जो है
चाहत यही है कि मैं करूं, लेकिन थोड़ा सा लाइफ बिजी है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला इन मसरूफियत जो हमारी थोड़ी, इनसे अल्लाह ताला नजात दे दे। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट कलाम कौन सा है? वैसे तो हमारे सारे कलाम फेवरेट है, मुझे अच्छे लगते हैं, एक आध होता है, लेकिन हमारे तो सारे कलाम फेवरेट हैं। अगर आप ये कहें कि पब्लिक का फेवरेट कलाम कौन सा है, तो वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, बता दो। पब्लिक का कलाम तो वो, कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मुझसे लोग वो सवाल करते हैं। दरअसल वो कलाम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन पब्लिक उसको चाहती है कि वो सज्जाद वो पढ़ दीजिए, उसे सूली पे लटका दो। और उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बस इस पे वसीम रिजवी के ऊपर है क्या? नहीं, वसीम रिजवी ने वो जो है वो नाबकार ना यार ना हिजार मरदूद मलून शख्स, जो जहन्नम को पहुंच चुका है। जी। हाँ, उसके आप समझ गए होंगे कि मैं इशारा कहाँ करना चाह रहा हूँ। ठीक है। हाँ, सबके नाम लेना मुनासिब नहीं है। जी, अगर मुनासिब। अच्छा, ये बता दीजिए हजरत, सबसे ज्यादा सफर अब तक की जिंदगी में आपके किस रियासत में ज्यादा हुए हैं प्रोग्राम के सिलसिले में? ये तो बताना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक साल ऐसा हुआ परमानेंट, जिस एक साल के अंदर मेरा तो लगातार उड़ीसा का सफर हुआ है। उड़ीसा का, जहाँ भी ये हादसा हुआ, जहाँ पे हादसा हुआ है, और जहाँ पे हादसा हुआ है बालेश्वर, तो वहाँ पे तो बिल्कुल एकदम बालेश्वर से बिल्कुल एकदम नजदीकी गनीपुर पड़ता है, तो वहाँ तकरीबन 4-5 बार मेरा जाना हुआ है। इसके अलावा 2 साल तक तो लगातार मैं उड़ीसा गया हूँ। अच्छा। हाँ, सिर्फ रियासत उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा को ज्यादा मान लिया जाए। हाँ, उड़ीसा। फिर उसके बाद बिहार भी जाना होने लगा। 2-3-4 साल में 2-3-4 साल से मैं बिहार जा रहा हूँ। पता है कि बिहार ज्यादा गए हैं, उड़ीसा ज्यादा गए हैं, लेकिन दोनों जगह गए। हाँ, दोनों जगह, दोनों लोगों को बता दिया है, दोनों लोगों, हाँ, दोनों रियासतों को नाराज नहीं करना चाह रहे सज्जाद भाई, इसलिए दोनों जगह का नाम ले रहे हैं। कभी आपके आ जाए फिर शिकायत करें कि आपने हमारे राज्य का नाम ही नहीं लिया। वहाँ के लोग दोनों जगह के अच्छे सामाइन है, आपको बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अगर आप बिहार या उड़ीसा से कोई देख रहा है तो नीचे कमेंट, लेकिन अगर बंगाल वालों का नाम नहीं लोगे तो भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल के भी काफी सफर हुए हैं, बंगाल वाले भी बहुत बुलाते हैं। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे भाई, उनका भी आ गया। अगला सवाल यह है कि आप मुशायरों के स्टेज तक कैसे पहुंचे? आखिर ऐसा कौन सा कलाम था या ऐसा कौन सा मुशायरा था कि एकदम आप फेमस हुए, फिर लाइन लग गई प्रोग्रामों की? ये जो आपका सवाल है, एकदम फेमस हुए, तो ये थोड़ा सा मतलब जो है समझ में मेरी नहीं आ रहा है जी। एकदम फेमस मैं नहीं हुआ हूँ, क्योंकि उसके पीछे मेरी बहुत ढेर सारी मेहनतें हैं, बहुत ढेर सारी काविशें हैं, और काफ़ी वक्त इसके पीछे हमने सर्व किया है। तो किस सन से मतलब आपने मुशायरों में जाना शुरू किया? मुशायरों में जाना तकरीबन 2016 से 16, हाँ 16 से पहले 7-8 साल हो गए थे। हाँ, मैं जलसे के प्रोग्राम ज़्यादा करता था, फिर जलसे से धीरे धीरे लोग पसंद करते रहे, बुलाते रहे, और अल्लाह ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। कुल मिला के ये कि डायरेक्ट फेमस नहीं हुए। डायरेक्ट एक वो शायद मकूला भी है फारसी का कि जल्दी आने वाली शोहरत जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, शायद तो वो वाली बात नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे स्ट्रगल करके, हाँ, हमारी बुनियाद जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। ये जलसों से ही आप मुशायरों तक पहुंचे हैं? जी। पहले मैं मदरसे दारुल उलूम वक्फ में जब मैं था, तो अंजुमन वगैरह में बेहतरीन, हाँ, वहाँ अंजुमन में जो हमारी जिला की अंजुमन थी, अंजुमन तहसीनुल कलाम, तो उसमें हिस्सा लेते थे जुमेरात वाले दिन। तो वहाँ हमारी पोजीशन बयान में आई है कई बार। अच्छा, बयान में पोजीशन आई, और अंजुमन का नाजिम में रहा हूँ तकरीबन 3 या 4 साल, अंजुमन तहसीनुल कलाम का। जी। उसके बाद में मुनाजरे में भी कई बार जो इख्तितामी प्रोग्राम हुए उसमें तर्जमानी करने का मौका मिला है, निज़ामत भी किया हूँ, और उसमें फ़र्द की हैसियत से तो लगातार आता जाता था। तो बहरहाल वहीं से मतलब पब्लिक के सामने आने का शौक़ था। फिर मदरसे में नाते पाक पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ बयान पे फोकस था मेरा। अच्छा। उसके बाद में जब वहाँ से निकला हूँ तो निज़ामत के मैदान में मैं आया जलसों में। हाँ, मैंने प्रोग्राम कराया, आपको निज़ामत ही हाँ, मैं आपने मुझे 2013 में तकरीबन उसी साल मेरी फरागत हुई थी। जी। तो मैं उसमें निज़ामत किया था। जब निज़ामत करता था तो बीच में कुछ लोगों को पता था कि सज्जाद आजम लखीमपुरी नात भी पढ़ लेते हैं। नात उसमें आपने नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने वहाँ मैंने ईमानदारी से काम लिया था थोड़ा सा। लेकिन एक जमीयत उलमा धौरारा की वो तंजीम बनी थी, जी, तो जामा मस्जिद ईसा नगर में लोग बैठे थे, उसमें आपने नात पढ़ी थी। हाँ, उसमें गई मदीने की याद मेरे सीने में। हाँ, ये जनाब दिल खैराबादी का शेर है। उस वक्त मेरे पास बहुत ढेर सारे कलाम नहीं थे, और शायद हो सकता है उस वक्त मुझे शायरी के जो है उसूल भी मुझे ना मालूम हो, क्योंकि शायरी इब्तदाई दौर था जी। तो निज़ामत से धीरे धीरे नाते पाक पढ़ने लगा। फिर कब कहाँ से कैसे क्या हुआ। चलिए हजरत, अगला सवाल ये है कि अगर बरेलवी हजरात आपको प्रोग्राम में बुलाएं के तौर पे,
तो क्या आप जाना पसंद करते हैं? इस तरीके से कभी हुआ है, गए हों? नहीं, तो मैं हर साल प्रोग्रामों में शिरकत करता हूँ। बरेलवी लोग हजरात हमको बुलाते हैं। अच्छा। और दरअसल अगर सोचना चाहिए तो हजरत, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दौर जो है देवबंदी बरेलवी के करने का नहीं है। इस वक्त हम सबको एक होने का, एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। हम सब एक आका की उम्मत में हैं, एक नबी की उम्मत में हैं। और हम जब जलसों के अंदर जाएं या मुशारों के अंदर जाएं तो सिर्फ हमारे दिल के अंदर एक नियत ये होनी चाहिए कि हम नातख्वानी के लिए जा रहे हैं, आका की मदह सराई के लिए जा रहे हैं, उनकी तारीफ के लिए जा रहे हैं। तो जब भी मैं, चाहे देवबंदियत का स्टेज हो चाहे बरेलवियत का स्टेज हो, जिस स्टेज के ऊपर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी नियत ये होती है कि मैं आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के लिए, उनकी मदह सराई के लिए जा रहा हूँ। और कभी भी स्टेज के ऊपर मैं जाता हूँ तो मेरे दिल के अंदर कामयाबी नाकामी का कोई भी मेरे दिल के अंदर नहीं होता कि हम नाकाम हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ ये होता है कि हमको अपना आका की नात पढ़नी है और आका की नात के सदक़े में हमको जो है सवाब हासिल करना है। अगला सवाल ये है, जब आपको मुशायरों में बुलाया जाता है, जलसों में बुलाया जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई फला शायर बड़ी डिमांड कर रहा है, फला आदमी इतना पैसा मांग रहा है, तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा होता है, डिमांड वगैरह करके जाते हैं? देखिए, डिमांड तो इससे पहले मैं नहीं करता था। जी जी। तकरीबन ज़िंदगी के 150 से ज़्यादा प्रोग्राम मैंने ऐसे पढ़े हैं जो सिर्फ फी सबीलिल्लाह पढ़े हैं। अच्छा, अब तक कितने हो गए होंगे? अब वो तो पता नहीं, अल्लाह जाने कितने फी सबीलिल्लाह पढ़े। लेकिन उससे पहले मुझे एक बार बुलवा लिया गया था पंजाब के प्रोग्राम में, पंजाब हरियाणा। मौलाना अखलाक साहब थे क्या साथ? नहीं, वो नहीं थे मेरे साथ में, वो मेरे साथ में प्रोग्राम में गए थे, चंडीगढ़ के प्रोग्राम में गए थे। तो वहाँ मैं गया तो यहाँ से मुझे बुलवा लिया गया। तकरीबन 1-1.5 महीना पहले तारीख मेरे प्रोग्राम के लिए गई और तारीख लेने के बाद में उस डेट के कई प्रोग्राम भी मेरे पास आए। तो क्योंकि मैं एक जगह जब डेट दे चुका था तो मुझे वहाँ पहुँचाना मेरा लाजिम था, तो बहरहाल उस डेट के तमाम प्रोग्राम वालों को मैंने मना कर दिया। उसके बाद जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने हदिया नहीं तय किया, तो उससे पहले मैं तय नहीं करता था। तो उस प्रोग्राम में पहुँचने के बाद वो मुझे सिर्फ जो है 500 रुपये दिए थे। अच्छा। जिसमें मेरा किराया भी नहीं निकला था, लखीमपुर से वहाँ तक का, वहाँ तक का, और फिर वापस भी हमको आना था। और उस वक्त मेरे गुर्बत का दौर चल रहा था, उस वक्त मेरे पास थोड़ा पैसा था भी नहीं। अच्छा, ऐसे भी हालात रहे हमारे पास। तो बहरहाल तो सब तरीके की जिंदगी, हाँ, सब तरीके की जिंदगी देखी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं जब प्रोग्राम से आया हूँ तो मैंने इरादा कर लिया था कि अब जाऊँगा तो कम से कम अपना किराया ज़रूर पूछ लिया करूँगा, किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब कहाँ से कैसे हमने तो सिर्फ किराया मांगना चालू किया कि भाई आप हमारा किराया, मतलब का किराया जो है, हाँ वो निकल आए, हाँ वो कितना आप देंगे वो तय करता हूँ। लेकिन अब वो धीरे धीरे लोग उसको पेमेंट की शक्ल में तब्दील कर दिए हैं, तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो अब उसमें यह है कि अब धीरे धीरे डिमांड से ज़्यादा लोग देने लगे हैं। और कभी जो अच्छे फनकार होते हैं या अच्छे शायर होते हैं या अच्छे नातख़्वा होते हैं, उनको कभी पैसा बताना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद बढ़ जाता है। खुद ब खुद लोग, जब डिमांड बढ़ जाती है तो पैसा अपने आप बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है, तो लोग अपने आप से देते हैं, डिमांड नहीं करते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, आपको आपकी जो कामयाबी का राज है, आप जो आज इस मकाम के ऊपर हैं, तो अपने घर वालों में से इसका क्रेडिट किसे देंगे जो आपको मोटिवेट करता हो कि सज्जाद टेंशन मत रहे, इंशाल्लाह किसी ना किसी तेरा भी नाम होगा खूब? घर वालों में से, खानदान में से, दोस्तों अहबाब में से, जो तुम्हें मोटिवेट करता रहता हो हमेशा कि सज्जाद मायूस मत हो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो हमारी नहीं बल्कि सब हमारे भाइयों की, जितने भाई हमारे कामयाब हैं जी, सिर्फ सबकी कामयाबी का राज जो है तो हमारी अम्मी है, माशाअल्लाह। क्योंकि हमारी अम्मी हमेशा बहुत हमको सपोर्ट की हैं, और उसके साथ साथ में हमारे जो बड़े भाई हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। हमारे बड़े भाई जो हैं उन्होंने अपनी तालीम रोक के फिर हम लोगों को मतलब पढ़ाया लिखाया, और हमेशा मेरी अम्मी हमको सपोर्ट करती रही हैं। अब वो कहते थे कि उर्दू पढ़ रहा है लड़का, मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है। वालिद साहब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तब वो कहते थे कि उर्दू तालीम हासिल कर रहा है, ये करेगा क्या? अच्छा, हाँ होता है शुरू में जब उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिखता, मौलाना लोगों की, मौलाना लोगों की, आलिम लोगों की जो तनख्वाह होती है, मतलब उस तनख्वाह के हिसाब से क्या करेगा ये। तो मेरी अम्मी कहती थी कि हमने अपने बच्चे को अपनी तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाया है,
जी और हमने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के लिए नहीं पढ़ाया, हमने आखिरत के लिए पढ़ाया है। यार बड़ी अच्छी तो सोच है। हाँ, मेरी अम्मी की माशाल्लाह तो बहुत अच्छी सोच है, आखिरत के लिए पढ़ाया है। तो मेरा बच्चा आखिरत के लिए पढ़ रहा है। और अम्मी हमेशा हमेशा कहती थी कि तुम्हारा नाम होगा इंशाल्लाह, मोटिवेट करती रहती थी, हमेशा बहुत समझाती थी। और मैंने बहुत गुर्बत का दौर देखा है। जिस वक्त मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो महीने का 500 रुपया हमको तकरीबन मिलता था। तो उसमें मैं किताबें भी खरीदता था, ट्यूशन भी कुछ मतलब इंग्लिश का पढ़ने का भी शौक था, तो इंग्लिश की मतलब जो है ट्यूशन भी करता था। और उसी में गैर इमदादी दाखिला हुआ था दारुल उलूम में, तो उसी में खाना भी मतलब जैसे तैसे निकाल के खाता था। उस वक्त मेरे घर की कंडीशन बहुत बुरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फरावानी है। अच्छा, जिस वक्त जैसे आप धीरे धीरे फेमस हो रहे थे, जैसे फेसबुक पे डालते थे आज मैं वहाँ जा रहा हूँ आज, तो कुछ इलाके के या गैर इलाके के अजीब अजीब तरीके के जैसे कमेंट करते थे, तनकीद करते थे आपके ऊपर, देखो ये जा रहा है, ये वो बनना है। तो फिर आपको कैसा लगता था उस ज़िंदगी में? गुर्बत भी थी एक तरफ और प्रोग्रामों में जाना हो रहा था, आपका शुरुआती दौर था, तो आप उनके कमेंट कैसे आप झेलते थे? दरअसल उस वक्त का मामला ये था कि लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी और ये हकीकत बात मैं रोक के बतलाऊं, आज अगर लखीमपुर को जाना जा रहा है शायरी के मतलब इस एतबार से, तो उसकी तर्जमानी आप ही कर रहे हैं। बहराइच में अशफाक के नाम से है, लखीमपुर सज्जाद आजम के नाम से है। इसी तरीके से अब ये शराफत बिस्वानी साहब है माशाल्लाह, ये उठ रहे हैं दिल खैराबादी मऊ से, तो हर जिले से एक एक है शायर। जी, तो जी, लखीमपुर की तर्जमानी आप सही मानों में वाकई कर रहे हैं। खैर ये तो आपका हुस्न ज़न है जी, और बस अल्लाह ताला इस हुस्न ज़न को। तो जो कमेंट करते थे जी 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 निगेटिव, उनको आप कैसा लेते थे? वो जो कमेंट हमारे फेसबुक के ऊपर आते हैं या यूट्यूब के ऊपर आते हैं, तो मैं तो बस ऐसे यूं ही नज़रअंदाज कर देता हूं, मैं कभी उनका जवाब नहीं देता हूं। हाँ, पलट के जवाब नहीं देता हूं। और दरअसल वो उस वक्त का मामला ये था कि उन लोगों को ये मतलब मेरी शोहरत हजम नहीं हो रही थी। वो ये सोच रहे थे कि ये शायद मतलब जो है सज्जाद आजम लखीमपुरी जो है इतनी जल्दी प्रोग्रामों में कैसे जा सकता है, बिहार कैसे जा सकता है, हैदराबाद कैसे जा सकता है, बम्बई कैसे जा सकता है, बंगाल कैसे जा सकता है, झारखंड कैसे जा सकता है, भोपाल कैसे जा सकता है, मध्य प्रदेश। तो मतलब ये सब सारी चीज़ें जो हमारे मतलब हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम जो मदरसे से तालीम हासिल करके आते थे, जो हमारे साथ के पढ़े हुए जो हम असर जो थे लोग, तो उनको ये लगता था कि मतलब हमारे साथ का रहने वाला है, हमारे साथ में ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो थोड़ा सा उनको यकीन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उल्टे सीधे कमेंट उनके आ रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखा है और उन्होंने मेरी कामयाबी देखी है, और फिर कभी ऐसा हुआ कि मुझे लाइव वो सुने हैं, तो अब मतलब हमारे जो है हाँ फैन हो गए हैं और हमारे सपोर्ट में बोलने लगे हैं। मैं उन तमाम लखीमपुर के जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं, सबकी मैं इज्जत करता हूँ, सबका एहतराम करता हूँ, सबकी मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है, सबसे अकीदत है। मैं जब भी मिलता हूँ तो उसी मतलब फ्रेंडशिप के साथ और उसी मतलब जो मोहब्बत के साथ मिलता हूँ सारे दोस्तों से। इसी तरीके से एक तनकीद और की जाती है, लो भैया सज्जाद ने तो धंधा बना रखा नात खानी को, इसको कैसा महसूस करते? देखिए, कोई भी इंसान किसी भी काम को धंधा, इसी तरीके से आपके लिबास पे, आपके दाढ़ी पे, आपकी टोपी पे सारी तनकीदें होती हैं, तो उसको कैसे झेल लेते हो और नजरअंदाज कर देते हो? देखिए, वैसे ये कहा जाए कि कमी है कोई ना कोई हर आदमी में, मुकम्मल पारसा कोई नहीं है। सही। अगर तनकीदी नजर से क्या कोई जी, ये कोई शेर था? हाँ ये शेर है। दोबारा सुना दीजिए। कमी है कोई ना कोई हर आदमी में, मुकम्मल पारसा कोई नहीं है। हाँ। अगर तनकीदी नज़र से अगर आप किसी की शख्सियत को खंगाल रहे हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे उयूब आपको मिलेंगे, लेकिन अगर खूबियों से देख रहे हैं तो उसके अंदर खूबियां ही आपको नजर आएंगी। तो वो सब नज़रअंदाज, हाँ वो सब नज़रअंदाज करने वाली चीज़ है। अच्छा, हमने देखा कि आप जब बिहार जाते हैं, कभी सफ़र होता है तो महीनों भर आते ही नहीं है। जब देखो पोस्टर, तीसरे दिन वहाँ, दूसरे दिन वहाँ, चौथे दिन वहाँ। तो भैया बिहार में कामयाबी का राज क्या है? देखिए, बिहार की कामयाबी का राज तो कुछ नहीं है, बस ये है कि मोहब्बत है बिहार वालों की। बिहार वाले मुझे पसंद करते हैं, मैं बिहार वालों को पसंद करता हूँ। बस ये है कि उनके मिजाज के मुताबिक जो कलाम होता है वो कलाम पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, एक बार मैंने फेसबुक पर देखा था कि आप किसी मस्जिद में गए तो वहाँ दीवार पे बड़ा आपका शेर लिखा हुआ था कुछ नमाज के सिलसिले में। हाँ, वो वहाँ लिखा हुआ था, याद हो तो जरा उसके। वो वहाँ पे मैं नमाज के सिलसिले में था। जी जी, भागलपुर के मैं प्रोग्राम में गया था। हाँ। वहाँ एक रहते हैं मुफ्ती साजिदुल्लाह साहब जी, तो वो तकरीबन 4-5 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। हाँ। तो उन्होंने अपनी मस्जिद की दीवार के ऊपर हमारा शेर
लिख रखा था, मैंने मेरी नज़र पड़ी तो उस पे मैं तो तकरीबन 2 या 3 साल बाद गया था, लेकिन मेरा शेर तकरीबन 1 साल के बाद ही वहाँ पहुँच गया था। मस्जिद की दीवार के ऊपर ये शेर लिखा हुआ था कि यूँ तो अल्लाह के घर सबको ही जाना होगा, ठीक। जन्नती सिर्फ मोहम्मद का दीवाना होगा, और हश्र के रोज़ नमाजों की भी पुरसिश होगी, कोई हीला ना हवाला ना बहाना होगा। हाँ। जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हुई थी, मैं बिल्कुल एकदम खुशी से बिल्कुल एकदम झूम गया था कि मतलब मेरा शेर, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मस्जिद की दीवार के ऊपर, वो भी मतलब इतनी पाकीज़ा सरजमीन और इतनी पाकीज़ा अल्लाह के घर की दीवार के ऊपर मेरा शेर लिखा हुआ। तो देखने के बाद बहुत खुशी मुझे मिली थी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि प्रोग्राम के सिलसिले में आपका सबसे पहला फ्लाइट का सफर कब हुआ? सबसे पहला अगर फ्लाइट का सफर पूछे आप, तो पहला जो मेरा सफर हुआ था जी। तो सफर करने के इरादे से मैं गया था, सफर नहीं हो पाया था। दरअसल उस वक्त मेरा बाराबंकी का प्रोग्राम था। बाराबंकी का प्रोग्राम करके एक बहुत मशहूर शायर है कलीम तारिक साहब सैदनपुरी, तो उनके गांव का प्रोग्राम था। उनके गांव का प्रोग्राम करके फिर दूसरे दिन मुझे उड़ीसा जाना था। तो तकरीबन बाराबंकी से लखनऊ एयरपोर्ट की दूरी जो है 2 घंटे 2.5 घंटे की है। तो तकरीबन प्रोग्राम चला था वही 2 या 3 बजे रात तक। लखनऊ पहुंचते पहुंचते 4 बज गया था। फजर की नमाज वहां जाकर के पढ़ा। 8 बजे की मेरी फ्लाइट थी। तो मैं दीवार लगा के ऐसे थोड़ा सा बैठ गया, मेरी आंख लग गई और फिर जो है बोर्डिंग का टाइम हो गया। एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट में मना कर दिया गया, कहा सर आपकी बोर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि आप लेट हो गए हैं। तो तकरीबन मेरा 8,000 का कुछ टिकट था। फ्लाइट छूट गई या घुसने नहीं दिया? फ्लाइट बोर्डिंग हो गई थी, दरवाजे फ्लाइट के बंद हो गए थे। तो मना कर दिया गया, मुझे कहा कि सर आप सर नहीं जा पाएंगे। तो उड़ीसा वालों की बराबर मेरे पास कॉल आ रही थी कि कह रहे थे कि सर आप कहाँ पहुंचे। हमने कहा फ्लाइट मेरी मिस हो गई। तो कहने लगे कि सर अब कैसे होगा, हमारा प्रोग्राम तो आपने छोड़ दिया है, अब हमारा किराया वापस करो। तो हमने कहा कि ठीक है सर। तो उनका 8,000 था टिकट, जो मैंने फौरन को रिटर्न कर दिया। उसके बाद फौरन मुझे मेरे पास कॉल आया, बिस्वा एक जगह पड़ती है, बाबूपुर एक गांव पड़ता है, वहां से फोन आया सीतापुर में, कहा सज्जाद भाई यहाँ पे आ जाइए आप। उस प्रोग्राम में गए, 8,000 वो जो था वो मिल गया मुझे वहाँ पे। तकरीबन 5,000 मेरा पेमेंट था उस प्रोग्राम में, और 4,000 के आसपास या 5500 कुछ नजराना सामने। छूटने के बाद फिर कौन से मतलब फ्लाइट का सफर हुआ उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो कहाँ की, उड़ीसा की फ्लाइट मिस हुई थी? हाँ, तो वो उड़ीसा की जाने की मिस हुई थी। और जब मैं आया हूँ तो मैं गया था ट्रेन से यहाँ से, और आना था मुझे दूसरे दिन बनारस का प्रोग्राम करना था। तो आल का मेरा प्रोग्राम था। तो उड़ीसा का ही पहला सफर हुआ है मेरा, उड़ीसा से बनारस, उड़ीसा टू बनारस फ्लाइट का, विस्टारा फ्लाइट का सफर था। यार अम्मी ने आपके देखा होगा, मेरा बेटा आज बताओ फ्लाइट में चल रहा है तो बड़ा दिल। अम्मी तो बहुत अम्मी बहुत खुश होती हैं जब देखती हैं, बिलखुसूस जब प्रोग्रामों में देखती हैं। और नजराना भी शायद आप सब अम्मी को दे देते हैं एक बार? जी इंशाल्लाह। हाँ, सामने का जो भी नजराना होता है सब अम्मी को मैं दे देता हूँ। हाँ भैया, उनकी दुआएं हैं आपकी कामयाबी में बहुत ज्यादा। अच्छा, अगला सवाल यह है कि आप शुरू में, हम लोग भी जानते हैं बचपन से सज्जाद थे, ये आजम बनने तक का सफर, मतलब आजम कहाँ से आइडिया आया कि आजम लगा लिया जाए? खुद लगाया या किसी ने मतलब स्टेज से पुकार दिया कि आजम हो गए अभी? मैं भी सज्जाद से, अब ऐसे आपका एक वो भी है यार, शेर भी जैसे मैं भी सज्जाद से अब आजम हो गया। हाँ, कुछ इस तरीके के बहुत ढेर सारे शेर हैं। हाँ, तो ये आप आजम का थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। दरअसल आजम लगने का मकसद ये है कि मैं सोच रहा था कि तखल्लुस अपना कौन सा रखा जाए, क्योंकि सारे शायरों का नाम होता है, मतलब जो है डबल नाम होता है। हाँ, तखल्लुस होता है। जी। तो मैं सोच रहा था कि तखल्लुस अपना कौन सा रखूं मैं। तो मैं मतलब जो है थोड़ा सा तलाश करने लगा कि कौन सा अच्छा नाम हो सकता है मेरे नाम के साथ मैच हो रहा हो। तो कई नाम लगाया मैं, लेकिन कोई नाम मतलब जो है सज्जाद के साथ फिट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर आजम लगा लिया। हमने कहा कि यार सज्जाद जो है इस मुबालगा का सेगा है, जिसके माने बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। जब इस सज्जाद है बहुत ज्यादा सजदे करने वाला, तो तखल्लुस भी वैसा ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है आजम लगाया। आजम जो है अल्लाह की ज़ात की तरफ मंसूब है कि बहुत ज़्यादा सजदे किसको करने वाला।
तो अल्लाह की तरफ मैंने जो है अपना तखल्लुस मंसूब किया, इस वजह से सज्जाद आज़म मैंने रखा। कई शायरों ने उस पर तनकीद भी की शुरू में। अच्छा। जब मेरा इब्तदाई दौर था तो बहुत ढेर सारे शायर थे जो तनकीद कर रहे थे, अरे यार सज्जाद के साथ आज़म नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और लगाओ। अच्छा। हाँ, जैसे यूनिक कुछ शायर लोग नाम रखते हैं कुछ दिलकश लगा रहे हैं, कुछ दिलबर लगा रहे हैं, हाँ। कुछ जो है जिगर लगा रहे हैं, कुछ मतलब तो क्या ऐसा कुछ लगाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, देखिए मेरे नाम के साथ यही मैच हो रहा है। फिर धीरे 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 लोगों को वही अच्छा लगने लगा, सज्जाद आज़म। अब लगता है कि सज्जाद के बिना आज़म अधूरा है, आज़म के बिना सज्जाद अधूरा है। अच्छा, जैसे आपकी पहले नॉर्मल जिंदगी थी, कोई जानता नहीं था, आप जैसे जहाँ भी निकलो तो एक अजीब सा अस्सलाम वालेकुम बोले, आप भी सज्जाद आज़म। हाँ, तो जैसे गोया कि एक ब्रांड है लखीमपुर खीरी का, तो पहली वाली ज़िंदगी जब आप इतना फेमस नहीं था, अब फेमस है, हर कोई सलाम करता है, हर कोई अरे भैया सज्जाद हो, कैसा महसूस होता है? कभी मैं गौर ही नहीं करता हूँ इस चीज के ऊपर, पहले मैं क्या था अब क्या हूँ, कभी भी मतलब ये मैं मेरी जिंदगी के अंदर कभी आता है मैं वैसे ही बिल्कुल एकदम इसी वजह से देख रहे होंगे कि मैं महफिल के अंदर होता हूँ, तन्हाई के अंदर होता हूँ, खलवत में हूँ या जलवत में हूँ, कहीं भी हूँ, मेरी नॉर्मली जिंदगी रहती है। कभी मैं अपने आप को ये जाहिर नहीं कराता हूँ कि मैं शायर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझसे पसंद करते हैं, आप कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल मैं नॉर्मल तरीके से रहता हूँ, सादगी वाली जिंदगी गुजार रहना भी चाहिए। अच्छा, अगला ये है कि आपको अगर कुछ याद हो तो ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा नजराना किस प्रोग्राम में मिला? वैसे तो नजराना तो गालिबन हर प्रोग्राम में मैं ले लेता हूँ अगर कुछ याद होगा ना, वो मैं भी एक दो जगह गया हूँ, मुझे तो पता है भैया। तो गालिबन हर प्रोग्राम में मेरे चाहने वाले कोई ना कोई निकल पड़ते हैं जो मुझे बेइंतहा दे देते हैं। मुझे पता है बिर्रा देवसा के। हाँ, मतलब जो है अंदाजे से ज्यादा मुझे दे देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रोग्राम याद है, मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम था जी। मैं गया हुआ था, वैसे तो मैं बहुत ढेर सारे प्रोग्राम किया था उससे पहले, लेकिन बाहर मैं अपनी रियासत से अगर कहीं गया हूँ तो हैदराबाद गया हुआ था, निर्मल तेलंगाना के प्रोग्राम में। इस वक्त मेरा पैर भी फ्रैक्चर था जी। तो मेरा भाई जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, मुझे वो कंधे पे बिठा के लेकर के गए थे, डाइस तक लेकर। हाँ, तो वहाँ के 2 प्रोग्राम थे, तो दोनों प्रोग्राम में किया। तो तकरीबन मेरा जो है एक प्रोग्राम के अंदर जो सामने नजराना आया था 20,000 आया था, 10,000 मेरा पेमेंट था। कौन सा सन था भैया? 2016 की या 17 की बात है। 20,000 बहुत होते थे जी जी। तो उस वक्त 1,000 का नोट चल रहा था। हाँ, वो तो 16 नवंबर में बंद हुआ है ना। जी। तो तकरीबन 10,000 मेरा पेमेंट था और 20,000 के आसपास नजराना मेरे सामने आया था। अच्छा, चलिए अगला सवाल ये है कि शायरी की दुनिया में कोई आपका उस्ताद रहा है जिससे आपने शायरी वगैरह सीखी हो, बुनियादी चीज़ें, उसूल ज़वाबित, रदीफ, काफिया, ऐसा कोई है आपका उस्ताद? जी, हमारे ही नहीं बल्कि तमाम शायरों के उस्ताद हैं, उस्ताद शोरा उनको कहा जाएगा। बहुत ही नेक दिल, बहुत ही नेक अखलाक के मालिक हैं, देवबंद ही की सरजमीन से बिलोंग करते हैं जी। वही उस्ताद नदीम शाद के भी हैं। अच्छा जी, नदीम अनवर के भी हैं, जितने बड़े बड़े शायर हैं उन सब के उस्ताद हैं। मेरे भी उस्ताद हैं जनाब शम्स देवबंदी साहब। शम्स देवबंदी जी। उन्हीं से मैंने शायरी के बुनियादी उसूल सीखे हैं, उन्होंने ही सब कुछ बताया, मुझे रहनुमाई की। बस उनके पास 3 या 4 बार मैं गया था, 3-4 बार के अंदर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उसके बाद जो कलाम लिखता हूँ तो उसमें मुझे जब डाउट होता है मैं उसको व्हाट्सअप कर देता हूँ और वो उसमें जो है जो इस्लाह करने वाला करके दे देते हैं मुझे। तो आप कलाम मतलब जो पढ़ते हैं स्टेज के ऊपर, वो आपके खुद लिखे भी होते हैं या किसी से लिखवाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही लिखे हुए होते हैं कलाम, और अल्लाह का शुक्र है जो भी पढ़ता हूँ बिलखुसूस मैं अपना ही पढ़ता हूँ, किसी का। अच्छा, शेर व शायरी के अलावा खाली औकात मान लो घर रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह में नहीं होते हैं, तो उस वक्त जरिए माश क्या है आपका? कोई काम साइड से? जी, थोड़ा ऑडियंस को नसीहत भी, जैसे हम जैसे उलमा और हुफ़ाज़ हैं कि जैसे इमामत में है, मदरसे में, साइड से क्या अगर कोई काम करें जी, तो आपका जरिए माश क्या रहता है खाली? देखिए, खाली वक्त में तो मैं सबके लिए यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, जितने शोरा इकराम हैं जो नाते पाक पढ़ते हैं जी, उन सबसे मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ कि नाते पाक को जरिए माश नहीं बनाना चाहिए। हाँ, इसको बिजनेस बनाना गलत बात है। हाँ, नात लिखना और पढ़ना इबादत है, जब इसको बिजनेस बनाना गलत बात। मेरा एक शेर भी है जी, जो नात नबी की पढ़ता है हाँ, समझो वो इबादत करता है। आका से अगर है प्यार तुझे पैसों के लिए क्यों मरता है। मत इसको बना व्यापार हाँ, इसी में दिल की राहत है। अच्छा,
हाँ, एक गीत का है, मेरा शेर है। तो इसको जरिए माश नहीं बनाना चाहिए, बल्कि करना ये चाहिए कि अपना साइड बिजनेस कुछ। तो आपका हाँ, कुछ साइड बिजनेस है? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइड बिजनेस जो है तो हमारा एएस हॉस्पिटल है, जो हमसे छोटे भाई हैं डॉक्टर सलाम, लहरपुर में? लहरपुर में। हाँ, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। जी जी जी, जहाँ जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। हाँ। तो इसके अलावा आप हमारी पैथोलॉजी में आप बैठे हुए हैं। अच्छा, ये पैथोलॉजी है? हाँ, ये आप देख सकते हैं भैया, मेडिक्स पैथोलॉजी है। ये सब इनका लगा हुआ है हजरत का, यही सब जांच पाँच। और हमारे इलाके के जो लोग हैं, खासकर जो उलमा और हुफाज हैं, अगर वो आए तो भैया ये इधर देखिए, ये जलसों के वो लगे हुए हैं। ये सब ऐसे ही लगे हुए हैं। असल में प्रोग्राम में गए तो और रात बिरात आए तो लगा दिया। असल में इसमें उर्दू लिखा हुआ होता है तो इसकी बेहुरमती ना हो, इसलिए मैं इस पे इधर लगा देता हूं। ऊपर देखिए, 2 यहाँ पर भैया अवार्ड भी रखे हुए हैं, क्योंकि अभी इस वक्त घर पे नहीं है, लहरपुर में मौजूद है। बिहार के प्रोग्राम में गया तो आए तो यहीं पे रख दिया था। बाकी अवार्ड तो घर पे ही होंगे ये। बाकी वो मेरी अम्मी बहुत संभाल के रखे हुई है, बहुत ज्यादा अवार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। घर पे रखे हुए मेरी अम्मी रखे हुए हैं सब पूरे। अच्छा, अगर आपको कोई प्रोग्राम में चाहे, कैसे रब्ता करें? प्रोग्राम में ये रब्ता बस नॉर्मल तरीके से कॉल करिए, 74 99 99 74 26 डायल करिए, और सज्जाद आजम लखीमपुरी के घर तारीख खाली है तो इंशाल्लाह आसानी के साथ फराहम होती है तारीख। चलिए हजरत, लास्ट में जाते जाते ये बतला दीजिए, जो लोग नए नात ख़्वाह हैं, नात पढ़ना चाह रहे हैं, फेमस होना चाह रहे हैं, आपके तरीके से फेमस होना चाह रहे हैं इस दुनिया में, शायरी की दुनिया में, तो उनके लिए कुछ टिप्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा जी कि अपनी क्वालिटी को पहचाने वो। हाँ, किस हुनर में माहिर है जैसे? हाँ, आप किस चीज़ में हुनर आपका है। अगर आप देखें कि बयान में अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो आप बयान करिए। अच्छा। अगर तदरीसी लाइन में अगर आपको लग रहा है कि हम निकल जाएंगे तो तदरीसी लाइन में मेहनत करनी चाहिए। हाँ, मदरसे में लग करके। और इसके अलावा जो पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शायर और एक नातख़्वाह बनने से बेहतर ये है कि आप तालीम हासिल करिए। सबसे पहले आप इरादा ये रखिए कि ऊंचे ख्वाब आप देखिए कि हमको डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाफिज़ कुरान बनना है, आलिम दीन बनना है। सबसे पहले हमारा जो आइडियल होना चाहिए हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनना है। उसके बाद में अपने ऊंचे ख्यालात रखिए। शायर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। देखो, पैंट शर्ट पहनने वाले भी शायर हैं, लेकिन बाद लोग कहते हैं ये तो एक मलका है जो अल्लाह किसी को, ये अल्लाह ताला किसी को अता करता है, शायरी का। हाँ, ये शायरी हुनर है। वही आपने बताया कि जिसके अंदर जो हुनर है पहचाने उसी के मुताबिक। हाँ, उसी के मुताबिक अपना। जो बयान कर लेता है वो सोचे हम नात पढ़ने की कोशिश करें, नहीं कर पाएगा। और लहजा जब उसको मिला ही नहीं खुदा की तरफ से तो कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो और लोग कहते हैं यार हम नात नहीं पढ़ पाते। जी, तो अपनी क्वालिटी को पहचानना चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपका हुनर छुपेगा नहीं, दुनिया के ऊपर जरूर आएगा, जाहिर होकर रहेगा। हाँ, जाहिर होकर के रहेगा। बस थोड़ी सी मेहनत करते रहना चाहिए। जिसमें आपको लग रहा है कि हमारा टैलेंट है उस पर मेहनत करिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। चलिए, तो ये थे भाई सज्जाद आजम लखीमपुरी साहब, और उम्मीद करता हूँ कि हज़रत का ये यूट्यूब की दुनिया में सबसे पहला इंटरव्यू है जो बागे मदीना के ऊपर आया है। और इससे पहले हज़रत के 1-2 कलाम शायद मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं 2-3 साल पहले के, आपने उनको भी सुना होगा। और लास्ट तक अगर आ ही गए हैं तो अगर आगे भी कभी हज़रत से मुलाकात होगी, अगर कोई सवाल रह गया है, वैसे उम्मीद है कि शायद कोई रह गया हो, ना रहा हो, लेकिन अगर फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो हज़रत से ज़रूर पूछ किया जाएगा। अब आप हज़रात का इस इंटरव्यू के मुतालिक और सज्जाद आज़म भाई की ज़िंदगी के मुतालिक जो बातें आपको पता चली हैं, आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।